नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो की शुरुआत में आपको एक ट्वीट दिखा के करना चाहूँगा। ये बेसिकली 12 अप्रैल 2020 का ट्वीट है। इसमें राहुल गांधी जी ने कहा था, द मैसिव इकोनॉमिक स्लोडाउन हैज वीकेंड मेनी इंडियन कॉर्पोरेट्स मेकिंग देम अट्रैक्टिव टारगेट्स फॉर टेक ओवर्स। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट अलाउ फॉरेन एंटिटीज टू टेक कंट्रोल ऑफ एनी इंडियन कॉर्पोरेट एट दिस टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो मैं आज आपसे बात करूँगा एफडीआई पॉलिसी में जो अमेंडमेंट आया है, जो चाइना की पीबीओसी है, जो सेंट्रल बैंक है चाइना की, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने जो एचडीएफसी लिमिटेड में जो अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है और उसके लेके जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज किया है, मैं उसके रिगार्डिंग आज आपसे बात करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं एक आपको ट्वीट कल का दिखाऊंगा, जो कल की डेट में एक ट्वीट आई है। यहाँ पे ये लिख रहे हैं, आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग नोट ऑफ माई वार्निंग एंड अमेंडिंग द एफडीआई नॉर्म्स टू मेक इट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रूव इन सम स्पेसिफिक केसेस। मतलब उस ट्वीट को लेते हुए वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो वार्निंग किया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। तो अब इसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ उस पॉलिसी चेंज के बारे में जो गवर्नमेंट ने लिया है, और मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा कि वो पॉलिसी में क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, पहले क्या था अभी क्या है, वो सारा मैं आपको अभी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहले मैं ब्रीफिंग कर दूं, जो एचडीएफसी लिमिटेड में जो चाइना ने जो स्टेक परचेस किया, मैं उसके बारे में पहले बता दूं। तो जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, इन्होंने अपना स्टेक 0.80% से बढ़ा के 1.01% कर दिया है। और 1.01% जो इन्होंने स्टेक बढ़ाया है, इसमें अराउंड 1.75 करोड़ शेयर्स अवेलेबल हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना शेयर उन्होंने अपना इंक्रीज़ कर लिया है। और किस में परचेस किया? एचडीएफसी लिमिटेड। तो बहुत लोग को मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड सेम ही है। नहीं, दोनों डिफरेंट एंटिटी है। जो एचडीएफसी लिमिटेड है, एचडीएफसी लिमिटेड बेसिकली ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ये क्या करती है, हाउसिंग में इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट को या तो पैसे देती है, या फिर इंडिविजुअल को क्या करती है, वो लेंड करती है ताकि वो अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो क्या कर सके, उसको यूज कर सके। तो ये तो हुई पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी के साथ किया। अब मैं एफडीआई और एफपीआई इसके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एफडीआई बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंडिया में लेके आती है बेसिकली 3 पर्पज़ के लिए। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फिर वो सर्विसेज हो सकते हैं, या फिर वो आपका जो है वो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। सिमिलरली हम एफपीआई की बात करें, और ये जो एफडीआई है ये लॉन्ग टर्म होता है। मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टर अगर आपके कंट्री में आ रहा है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, और जो पैसे अर्न करते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंट्री में एज ए प्रॉफिट उसको सेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, ये शॉर्ट नेचर का होता है। मतलब कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके थ्रू वो क्या करें, आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनली वो अपना प्रॉफिट अर्न करके वो कंपनी या तो वाइंड अप करके चले जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हॉट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नेचर का होता है। तो ये तो हो गए दो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में बेसिकली होता है कि आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली करना ये है, आप इन्वेस्ट करके आरबीआई को इन्फॉर्म कर दीजिए, या प्रायर इन्वेस्ट आप क्या कर सकते हैं, आरबीआई को इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आपका गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। इसमें क्या करते हैं, एफआईपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को आपको क्या करना होता है, उससे आप परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद क्या करेंगे, आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को किसी कंट्री में कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रेजेंट पोजीशन क्या था और गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट की उसमें। तो ये जो है डिपार्टमेंट DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने क्या किया है, ये अमेंडमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, ये पॉलिसी एफडीआई पॉलिसी में ये चेंज लेके आई है। और यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया अपॉर्चुनिस्टिक टेकओवर्स या एक्विजिशंस। इसका मतलब ये हुआ, जो वैसे चाइना बेसिकली क्या करे, कोरोना वायरस क्राइसिस चल रही है, सारा पूरा वर्ल्ड जो है इस पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे चाइना क्या कर रही है, आपका इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा रही है और अपने स्टेक को क्या कर रही है, आपकी कंपनी में बढ़ा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करना चाह रही है, अपना मालिकाना हक बढ़ाना चाह रही है आपके
कंपनी में, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इमीडिएट डिसीजन लिया। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट पोजीशन में ये बेसिकली ये था कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो कंट्री ऐसे थे जिसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट रूट के थ्रू क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिवाइज में क्या हुआ, रिवाइज में बेसिकली ऐड कर दिया गया लैंड, मतलब जो लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करते हैं वो ऐसे कंट्री को क्या होगा, वो कंट्री अब गवर्नमेंट रूट के थ्रू क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये सारे कंट्री जो हैं ये क्या करते हैं, इंडिया के साथ लैंड शेयर करते हैं। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं अब इनको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट से परमिशन लेगी तब क्या करेगी, वो एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किया, बेसिकली एचडीएफसी है, इसमें 70.9% जो स्टेक है वो एफपीआई का है। तो उस 70.9% जो स्टेक है उसमें से 1.01% अब आपका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का हो चुका है। ये होता है आपका लेस देन 10%, अगर सपोज कीजिए आपका स्टेक आप परचेस करते हैं तो ये आपका सेबी के पास जाता है, और ग्रेटर देन 10% तो ये थ्रू एफडीआई गवर्नमेंट के पास आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर का अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर कहने का मतलब, अब इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो इसमें 3 केस राइज होता है, या तो इन्वेस्टर है वह रेजिडेंट ऑफ चाइना है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं अगर चाइना की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दूसरा केस, या तो उस कंपनी के हेडक्वार्टर चाइना में है, या थर्ड केस ये हो सकता है कि जो आपके इन्वेस्टर हैं वो चाइना में रह रहे हैं लेकिन वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं। बट इन तीनों केस में अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उसका बेनिफिट अगर उस कंपनी को या उस कंट्री को मिल रहा है, इन दैट केस उनको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अब जो पहले 2 कंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस थी, अब सारे लैंड बॉर्डर कंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस हो चुका है। नेक्स्ट जो इसमें सेकेंड पॉइंट है उसमें ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, अगर कोई एग्जिस्टिंग एफडीआई है या कोई फ्यूचर एफडीआई एंटिटी में अगर जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, तो बेनिफिशियल ओनरशिप का अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल वो भी नहीं कर सकती है। और ये दोनों डिसीजन है आपका फेमा नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा, इमीडिएट इफेक्ट पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि ये जो क्राइसिस कोरोना का चल रहा है, तो इस क्राइसिस में सिर्फ फ्रंट वॉरियर्स आपके सामने नहीं है, आपके बैक एंड वॉरियर्स भी है, थर्ड फ्रंट वॉरियर्स भी हैं, जो आपको क्या कर रहे हैं, सेफ रखने में, आपकी कंट्री को सेफ रखने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी अपना योगदान गवर्नमेंट को दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल का नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन रियल टाइम में मिल सके और मेरे वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।